थिंक ये हमेशा ही अब याद हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। एक बार मैं स्टिल फिर पढ़ देता हूँ कि एक दे क्या रखा है इसमें। सी कंडीशन एंड वारंटीज आर टर्म्स इम्प्लाइड और एक्सप्रेसली स्टेटेड। ठीक है, दो तरीके की होती हैं, या तो इम्प्लाइड है जो टर्म्स एंड कंडीशन है, बिकॉज मैं बाइक लेने जा रहा हूँ तो इम्प्लाइड है ना कि वही कंडीशन होगी, बाइक होनी वही मॉडल वही मेरा इम्प्लाइड होना चाहिए। और एक्सप्रेसली स्टेटेड मैंने एक्सप्रेसली स्टेट कर दिया मुझे रेड कलर चाहिए, तो वो मेरे सिंपल है कि ये क्या होगा, वारंटी बनाएगा, इतना मेजर नहीं है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दैट स्पेसिफाई द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज, मतलब मेरे क्या राइट है वो इससे पता चलेगा। कंडीशन है अगर ब्रीच इसका तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को, वारंटी का ब्रीच है तो मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन की, क्या क्या टाइप्स है हमारी इम्प्लाइड कंडीशन की। राइट, उससे पहले ना काफी बार केस क्या होता है कि देयर फ्यू टाइम्स वेयर breach of condition is treated as breach of warranty, where once you start using goods, you एक सेकेंड, once you start using goods ना, लेट सपोज आपको बाइक डिलीवर होगी FG, ठीक है, आपको गुड्स जो है डिलीवर हो गए, तो अब ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट करने लगे, मतलब आपने FG चलाना शुरू कर दी। यहाँ पे यू आर नॉट दैट पर्टिकुलर माइंडेड अबाउट कि यार मुझे R15 ही चाहिए थी, आपके घर आ गई है, आपने यूज करना शुरू कर दिया FG, ठीक है। बट इसमें आप कैंसिल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि बिकॉज आपने गुड्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। लेट सपोज आपने R15 के लिए 1.5 लाख रुपीज दिए थे एंड FG आती है आपकी 1 लाख रुपए की। अब घर पे आके FG आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो इसका हम ये मतलब समझेंगे दैट यू आर कंफर्टेबल ओनिंग दैट गुड, बट दैट डजंट मीन कि आप 50,000 रुपीज नहीं लोगे, आप ले सकते हो, उसको क्लेम कर सकते हो। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट करा जाएगा। लिख देता हूं, केसेस वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, कि आपने एक बार गुड्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड क्या है, रिटर्न पीरियड इज एक्सपायर्ड। लेट सपोज आपने कुछ ऑनलाइन गुड ऑर्डर करा है, ऑनलाइन गुड ऑर्डर करा, आपको कुछ और मिल गया, आपका एक रिटर्न पीरियड का डेट होता है, मतलब एक टाइम फ्रेम होता है कि 10 से 15 दिन के अंदर यू हैव टू रिटर्न इट। अगर आप रिटर्न नहीं करते हो तो हम अज्यूम करा जाता है दैट यू आर ओके विद दैट गुड, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इस केस में भी, इन दोनों केसेस में करा जाता है जब आप गुड्स को स्टार्ट करते हो यूज करना है, रिटर्न पीरियड जो है एक्सपायर करते हैं, ठीक है। अब कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इम्प्लाइड होती है कंडीशंस। पहला है हमारा कंडीशन एज टू टाइटल। सी इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर के अलावा किसी और के पास राइट नहीं होता टू ट्रांसफर क्या है, ओनरशिप टू बायर, ठीक है। मतलब सेलर के पास ही वो टाइटल है, यही ओनर है, यही किसी और को ओनर बना सकता है, किसी और के पास नहीं है। तो इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इट इज इम्प्लाइड द सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स एंड द बायर विल रिसीव द गुड्स फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंसेस और एडवर्स क्लेम्स। मतलब कि जो सेलर कह रहा है कि दैट ही इज द राइटफुल ओनर, वही राइटफुल ओनर होना चाहिए गुड्स का, जिससे बायर को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, जिससे कोई भी कल को लीगल चैलेंज नहीं कर सकता दैट ये इस गुड्स को ओन नहीं करता था। लेट सपोज यहाँ पे ए है, ए ने बी को कोई सामान बेच दिया है, अब सी बी के पास आ गया है ये सामान, वो उसको ओन करने लगा, तो सी आके लीगल चैलेंज करने लगा कि नहीं नहीं ये तो इसका कभी था ही नहीं, ये मेरा था, और आप पे केस ठोक दिया कि ना यू कैन नॉट ओन दिस गुड। तो ये क्या है, द सेलर मस्ट हैव लीगल ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड द गुड मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। कोई लोन नहीं होना चाहिए, कुछ बकाया नहीं होना चाहिए, हर चीज जो है इसके पास होनी चाहिए, और ये इसका राइटफुल ओनर होता है। अगर वो राइटफुल ओनर है वो किसी और को राइटफुल ओनर बना सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन एज टू टाइटल होता है, राइट। कंडीशन एज टू क्वाइट पोजेशन, अब इसमें क्या है, द बायर शैल एंजॉय पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब पोजेशन ऑफ गुड्स विदाउट एनी थर्ड पार्टी क्लेम्स। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए एंड बी करके, ठीक है।
ए के पास कोई गुड्स है, उसने लोन पे ले रखा है, लोन चल रहा है उसका। ए ने क्या करा, बी को भेज दिया, बोला दैट आई एम द राइटफुल ओनर ऑफ दिस गुड। अब क्या है कि अब बी, जैसे अब बी के पास वो सामान आ गया और इसकी पूरी ईएमआई पेमेंट नहीं हुई थी, तो बैंक क्या करेगा, इधर आके परेशान करने लगेगा दैट यू हैव टू पे फॉर दिस वन, पे फॉर दिस, बिकॉज इसने आप ओनरशिप आपके ऊपर ट्रांसफर कर दी है और अभी पेमेंट बाकी थी, तो ये अब आपके ऊपर है दैट यू रीपे अस। ठीक है। द सेलर guarantees that the buyer will not face any legal challenges from third parties claiming ownership or right over the goods। ठीक है, लोन वाला एग्जांपल याद रखना। इफ इफ समवन सेल्स यू गुड विच हैज अ लोन रीपेमेंट ओवर इट, तो तब आप उसके राइटफुल ओनर नहीं बनते। अगर आपने वो तब खरीद लिया है तब आपको वो लोन रीपेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। होता है काफ़ी बार कि लोग क्या करते हैं, सामने वाले के ऊपर कर्जा चल रहा है और वो कहते हैं सर ये सामान ले लो और ये आप इसके मालिक बन जाओगे। तो अब इसमें मालिक तो आप बन जाओगे, मालिक बनोगे, बट उसके बाद आपको लोन का रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, तभी आप उसके राइटफुल ओनर बन पाओगे। ओके। थर्ड इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, कंडीशन हैज टू कॉरेस्पॉन्डेंस विद डिस्क्रिप्शन। जैसा मैं डिस्क्राइब करूं वैसा मुझे सामान मिलना चाहिए। ओके। गुड्स मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय द सेलर वेदर इन द कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टाइजमेंट और सैंपल। आपने कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा है वैसा चाहिए, या फिर आपका जो सैंपल है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा कि कॉरेस्पॉन्डेंट विद डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है। लेट सपोज मैं गया मार्केट में, किराना वाला स्टोर का एग्जांपल लेता है। अब मैं उसको एक यूनिक गुड डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आई वांट दिस पर्टिकुलर गुड, कि मुझे सॉल्टेड पीनट चाहिए हल्दीराम के 200 ग्राम पैकेट्स। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उसको क्या गुड बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया है, जैसे एक डिस्क्रिप्शन दे रखी है मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या है, सॉल्टेड पीनट जो है हल्दीराम का एक प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें आता है, और उसका एक 200 ग्राम वाला पैकेट मुझे चाहिए। तो जैसे मैंने डिस्क्राइब करा है वैसे ही चाहिए मुझे। 1 किलो का ना लेके आए, मुझे 100 ग्राम का ना लेके आए, जितना मैंने बोला एग्जैक्टली वही सामान दे। इफ अ सेलर, इसमें एक एग्जाम्पल दूसरा भी है, ये भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है, that if a seller advertises a car as brand new, the buyer is entitled to receive a car that is truly brand new and not a used or refurbished vehicle। ठीक है। तो समझ में आ गया, जैसा आप डिस्क्राइब करो वैसे ही आपको गुड मिले, मतलब जो आपका डिस्क्रिप्शन हो वैसे ही आपको सामान मिलना चाहिए। नेक्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, कंडीशन एज टू फिटनेस और मर्चेंटेबिलिटी। इसमें इम्प्लाइड नेचर क्या है, गुड्स सोल्ड मस्ट बी रीजनेबल फिट फॉर द पर्पस फॉर इच दे कॉमनली यूज्ड। मतलब सिंपल सी बात है, आप जिस सामान को लेने जा रहे हो उस चीज के लिए वो फिट होना चाहिए। मतलब आप बाहर कुछ खाने जा रहे हो तो वो फिट होना चाहिए टू कंज्यूम, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। मतलब अनहेल्दी मतलब ऐसे है कि आपको बीमारी ना हो जाए, फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। ठीक है। अब वैसे तो हेल्दी और अनहेल्दी की डिबेट चलती रहती है, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप बीमार ना हो जाओ। मतलब आप जो भी गुड ले रहे हो वो मर्चेंटेबिलिटी के लिए हो, आप यूज कर सको। ठीक है। आप कपड़ा, अब लेट्स सपोज यू गो एंड बाय टी शर्ट। अब टी शर्ट ले ली, आपने टी शर्ट पहनना शुरू करा, आपको रैशेज होने लगे, तो ये फिट नहीं है, मर्चेंटेबिलिटी के लिए नहीं है। तो आप ऐसी टी शर्ट लो जिससे आपको रैशेज ना हो, तो उसको हम बोलेंगे फिट है। ठीक है। इफ अ बायर परचेजेस अ लैडर फॉर यूज इन पेंटिंग, इट इज इम्प्लाइड दैट द लैडर इज सेफ एंड सूटेबल फॉर क्लाइंबिंग एंड पेंटिंग टास्क। ठीक है। सिंपल सी बात है, पेंटिंग के लिए अगर आपको लैडर चाहिए तो वहां पे थोड़ा सपोर्ट भी हो जहाँ पे आप बाल्टी रख सकते हो। दूसरी बात क्या है कि वो सेफ हो, आपका वेट संभाल पाए और दिक्कत ना हो। जैसे मैंने बोला कि टी शर्ट अगर आप दे रहे हो, मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी का मतलब है कि जो टी शर्ट है वो आप यूज करो, उसको पहनो और आपको प्रॉब्लम ना है, जैसे रैशेज आने लगे, जो उसका मटेरियल है वो खराब है, तो वो सब ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशन एज टू क्वालिटी और सैंपल। सी अब होता क्या है, व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स इन लार्ज नंबर, आप बहुत ज्यादा आप होल सेलर का एग्जाम्पल लेते हैं, होल सेलर से एग्जाम्पल लेते हैं रिटेलर का। ठीक है। अब जो होल सेलर के पास रिटेलर गया, रिटेलर ने बोला मेरे को सैंपल निकाल के दे दो एक बार, बिकॉज आप कितने 100 बॉक्सेस ऑफ सामान लेके जा रहे हो। ठीक है। 100 बॉक्सेस, आप सबकी तो क्वालिटी मेजर नहीं कर सकते, हर एक प्रोडक्ट एक एक हाथ से नहीं चेक कर सकते, रीजनेबल इतना टाइम नहीं होता। ठीक है। तो रिटेलर क्या बोलेगा, मुझे एक सैंपल दिखा दो,
जस्ट अ सैंपल। मैं सैंपल की क्वालिटी असेस करूंगा, सैंपल की क्वालिटी को मेजर करूंगा और मुझे 100% वही एग्जैक्टली सारे के सारे बॉक्सेस में मुझे सेम क्वालिटी चाहिए। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो सैंपल की क्वालिटी है दैट शुड रेजोनेट विद एवरी अदर एवरी अदर प्रोडक्ट। जितना भी मेरे को सामान मिल रहा है हर के साथ सैंपल की जितनी ही सेम क्वालिटी होनी चाहिए। द गुड्स मस्ट बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी एंड दे मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद एनी सैंपल शोन टू द बायर। मतलब जो मुझे सैंपल दिखा है वैसी ही अच्छी क्वालिटी के सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि सैंपल अच्छा दिखा दी बाकी बेकार हो गए, बाकी बेकार हो गए तो मैं कैंसिल कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। If a buyer purchases fabric based on a sample provided by the seller, the fabric received should match the quality and characteristics of the sample. जो मुझे सैंपल मिला वैसे ही सारे के सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कुछ भी नहीं अगर सेम नहीं हुआ तो मैं उसको वापस कर सकता हूँ, ओके। कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या होता है। जहां पे जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि मुझे सॉल्टेड पीनट्स ही चाहिए, हल्दीराम के चाहिए, 200 ग्राम का पैकेट चाहिए, तो मुझे एग्जैक्टली वही मिलना चाहिए। डिस्क्राइब कर रखा है वैसे ही गुड देना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, इफ अ बायर orders a specific brand and a model of a smartphone based on a seller description, the seller is obligated to provide exactly the brand and model. सेम है जैसे मैंने बताया कि मुझे जो चीज़ चाहिए वही मुझे सेलर देगा एग्जैक्टली, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हल्दीराम की जगह बिकानों का सॉल्टेड पीनट्स ना दे दे, ठीक है। राइट, अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम सेल्स ऑफ गुड में हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का वर्ड का यूज कर रखा है। प्रॉपर्टी जिसका मतलब मैं अभी तक बता चुका हूँ बहुत बार, ओनरशिप होता है। अब हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइमिंग। अच्छा, मेरे को एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। सी, अगर मैं बात करूं जो हमने अभी पढ़ा इम्प्लाइड कंडीशंस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। इम्प्लाइड कंडीशन इतनी तो होती है मेजरली, एक दो और होंगी कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा, एंड इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। इम्प्लाइड कंडीशंस के भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, राइट। कि राइटफुल ओनर ही उसको ट्रांसफर कर सकता है टाइटल, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में वैसा नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारे डिटेल्ड इन डेप्थ जो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं, मैं पूरी डिटेलिंग में नहीं कवर कर सकता। मैं एज आई सेड, लॉ इन इट्स ओन हैज सो मच वेराइटी कि बहुत कम टाइम में तो आप कवर नहीं कर सकते। बट आई एम कवरिंग द मेजोरिटी द बिगर टॉपिक्स। जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको एक सब्जेक्ट का ओवरऑल आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली इसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, राइट। अब बात कर रहे हैं द प्रिसाइज टाइमिंग ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। क्यों जरूरी है जानना कि कब प्रॉपर्टी या ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, इस पैरामाउंट इन कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द सेम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हमें पता नहीं चलेगा चीजें चल क्या रही है। सबसे पहला है रिस्क एलोकेशन। अब जब भी रिस्क एलोकेशन का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, फोन वाला, ठीक है। मेरा फ्रेंड ए और दो एग्जाम्पल ले ले, दो पर्सन है। अब ए ने बी को फोन दे दिया, पैसे नहीं मिले। ए ने बी को फोन दे दिया है, पैसे नहीं मिले, या लेट सपोज पैसे भी मिल गए, ओके, राइट। इसने फोन इसको दे दिया। अब जैसे ही बी के पास फोन आया, बी के हाथ से फोन गिर गया, उसका डिस्प्ले टूट गई। ए ने बी को फोन दे दिया, बी ने ए को पेमेंट कर दी, अब ट्रांसफर हो चुकी है ओनरशिप, ठीक है। अब बी के हाथ में फोन आया और उसके हाथ से फोन गिर गया और डिस्प्ले टूट गई। तो अब किसका है वो फोन, बी का फोन है ना। तो रिस्क जो है वो एलोकेशन क्या है यहाँ पे हमें पता चलेगा। टाइमिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी डिटरमाइन व्हेन द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू द गुड्स शिफ्ट फ्रॉम द सेलर टू बायर। ए ने तो बी को ओनरशिप में गुड ट्रांसफर कर दिया, बी जो है उसका राइटफुल ओनर बन गया है। अब कुछ भी हो उस फोन के साथ तो वो एक ही हेडेक नहीं है, उसको पेमेंट मिल गई, पेमेंट नहीं भी मिलती, अगर जितनी उसने पेमेंट जैसे मैंने डिटरमाइन करी थी, जैसे 15,000 थी, अगर पेमेंट नहीं भी मिली, फ्यूचर डेट में मिलने वाली थी, पेमेंट सेम ही मिलेगी अभी भी। ऐसा नहीं है कि वो मना कर दे, वो मना नहीं कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स बोथ पार्टी डिटरमाइन हु बेयर द रिस्क ड्यूरिंग ट्रांजिट और स्टोरेज, ठीक है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो ट्रांजिट में
कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो किसका प्रॉब्लम है, जो नया ओनर है हमारा, जैसे बी, ठीक है, राइट। सेकेंड है हमारा टाइटल डिस्प्यूट। क्लैरिटी ऑफ एन ओनरशिप ट्रांसफर प्रिवेंट डिस्प्यूट ओवर टाइटल टू द गुड्स। अभी हमने बोला था कि राइटफुल टाइनर जो इम्प्लाइड कंडीशन होती है, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। अगर ए, बी और सी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी को गुड ट्रांसफर करेगा और ओनरशिप जो ट्रांसफर होती है वो इंपॉर्टेंट है। ए ने बी को सामान दे दिया, लेट सपोज ही नोज बी, और बी को उसने सामान दे दिया, राइट। अब बी के पास सामान है, बी ने क्या करा, सी को यहाँ पे देखो हमने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, बी ने सी को ओनरशिप ट्रांसफर करने की सोची, मतलब बी ने क्या करा, सी को आगे सामान बेच दिया। तो बी इसका राइटफुल ओनर तो था ही नहीं कभी। ए ने बस बी, जैसे लेट सपोज दो फ्रेंड्स है, आप हम स्पेयर फोन वाले एग्जांपल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं हूँ ए, बी है मेरा फ्रेंड और सी है बी का फ्रेंड, ठीक है। तो बी मेरे पास आया, उसने बोला ही नीड्स अ स्पेयर फोन। मैंने बोला दोस्त है, चल ठीक है तू ले जा, 1 महीने में नया फोन ले लियो और मुझे वापस दे दियो, मैं अपना ले लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब बी इसका राइटफुल ओनर नहीं है, मैंने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, मैंने उसको यूज करने के लिए दे दिया है, वो मुझे वापस कर देगा। बी ने क्या करा, बड़ा चला के उसने वो गुड सी को भेज दिया और सी को ये लगा कि यार ये इसका राइटफुल ओनर है, ठीक है। तो यहाँ पे सी की कोई गलती नहीं है, सी को कैसे पता चलेगा कि यार बी नहीं है, ए उसका राइटफुल ओनर है। तो ए जो है बी से अब सारा कॉम्पनसेशन लेगा, सी को वो कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज नाउ टाइटल हैज बीन ट्रांसफर। तो टाइटल डिस्प्यूट में भी हमें पता होना चाहिए कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है, जिससे हमारा जो डिस्प्यूट ओवर टाइटल टू द गुड्स है वो बच सकता है। इट ensure that both parties understand their right and obligation regarding ownership, reducing the likelihoods of legal conflicts. See, यहाँ पे क्या होगा, मैं जाके बी पे केस करूंगा बिकॉज आई गेव हिम दैट फोन टू यूज, बट उसने आगे किसी और को भेज दिया, बट सी ओवरऑल अल्टीमेटली कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा बिकॉज ही इज यूजिंग दैट फोन और उसको नहीं पता था कि ए इसका राइटफुल ओनर है। अगर उसे पता होता तो वहां पे वापस हो सकता है, बट अगर उसे नहीं पता, उसने एक ट्रस्ट ऑफ फेथ के साथ ये एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में आया, उसके मन में कुछ चोर नहीं था, तो ही इज नॉट एट फॉल्ट हियर, ठीक है, राइट। उसके बाद फाइनेंसिंग अरेंजमेंट फॉर बायर सीकिंग फाइनेंसिंग सच एज लोन सिक्योर्ड अगेंस्ट द गुड्स, knowing when they acquire ownership is crucial. It affects their liability to use the goods as collateral or obtaining finance based on their asset ownership. सी समझ लो, यहाँ पे किसी गुड्स की बात कर रहे हैं, आपने एक मूवेबल गुड का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। तो आपने उस मूवेबल गुड को ईएमआई पे खरीदा पहले, ठीक है। ईएमआई पे खरीदा तो मतलब आप उसके राइटफुल ओनर नहीं हुए अभी तक, आप उसको जब पेमेंट कर दोगे तो उसके आप राइटफुल ओनर हो जाओगे। तो ये क्यों जरूरी है कि अगर आप जब उसके राइटफुल ओनर बन जाओगे, लेट सपोज उसमें ज्वेलरी का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई डायमंड ज्वेलरी है जो आपने खरीदी है, ईएमआई पे खरीदी, ठीक है, चीप फाइनेंस पे खरीद ली। अब फाइनेंस जो आपने चीप फाइनेंस कराया है दैट इज फाइन, ईएमआई पेमेंट करते रहे और अल्टीमेटली आप उसके राइटफुल ओनर बन गए। अब आपको और पैसों की नीड थी तो आपने ज्वेलरी है वो गिरवी पे रख दी, ठीक है, ज्वेलरी गिरवी पे रख दी और फिर उसके बाद आपने फाइनेंस उठा लिया, लोन उठा लिया। तो दैट इज तभी पॉसिबल ना जब आप खुद उसके राइटफुल ओनर हो। आप किसी और का सामान जो आप उसके खुद के ओनर नहीं हो वही जाके फिर से लोन पे दे दो, और इससे तो फिर डायरेक्टली ईएमआई पे कर देते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, राइट। ऐसा नहीं होता, मतलब पहले आपको ईएमआई पूरी पे करनी पड़ेगी, तब आप उसके राइटफुल ओनर बनोगे। जब आप उसके राइटफुल ओनर बन जाओगे तब जाके आप उस सामान को आगे गिरवी रख सकते हो और उसके बेस पे लोन सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टैक्स इम्प्लीकेशन। सी, आपको जो गुड्स के ओनर बन रहे हो तो आप किस टाइम पीरियड में बन रहे हो, कितने टाइम तक वो होल्ड कर रहे हो, तो उसको आप कितने टाइम में बेच रहे हो। सी इट इज, अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल, ठीक है। तो टाइमिंग ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में हैव टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर बोथ द सेलर एंड बायर, दोनों के लिए होता है, सेलर के लिए भी हो सकता है, बायर के लिए भी होता है। Understanding this timing helps ensure compliance with tax laws and facilitate accurate reporting of transaction for taxation purpose. See, दोनों चीज है,
आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको 15% या 20% जो भी टैक्सेशन लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जितना भी है अमाउंट मैटर करता है और कितने टाइम तक आपने होल्ड करा है, राइट। 1 लाख प्लस है मेरे ख्याल से, तभी जाके आपका 10% लगता है, ठीक है। तो ये हमारा टैक्स इम्प्लीकेशन हो गया, ओके। उसके बाद है हमारा डिलीवरी एंड एक्सेप्टेंस। नोइंग व्हेन ओनरशिप ट्रांसफर इन aids in determining when the buyer is obligated to accept delivery of goods. It also helps establish when the seller has fulfilled their delivery obligation under the contract. सी सिंपल सी बात है कि आपको ओनरशिप जब ट्रांसफर होगी तब पता लगेगा ना कि हाँ अब ये सामान उसका हो गया, ठीक है। ए का सामान बी का हो चुका है, अब इसको डिलीवर कर दो गुड्स को, ठीक है। कैसे? लेट्स सपोज आप वॉशिंग मशीन खरीदने गए, वॉशिंग मशीन किसी शोरूम पे गए हो, राइट। वहां पे आपने बुक करा ली वॉशिंग मशीन, ओके। बुक करा ली तो उसके बाद ही जब आप ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो ये किसी को बोलेगा, some transportation guy that transfer this good to at B's house। मतलब वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर अपनी गाड़ी में तो लेके नहीं जा पाएगा, ट्रक तो खुद का होता नहीं है। बिकॉज सेलर के पास होता है तो सेलर जाके इन गुड्स को डिलीवर करा देगा, और बी ने तभी कंडीशन दे रखी होगी जब ये गुड डिलीवर हो जाएंगे तब मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। तो तब जाके वहां पे क्या पता सेल भी तभी जाके हो पूरी जब वो उन गुड्स को वहां पे पहुंचा दे, ठीक है। Knowing when ownership transfer aids in determining when the buyer is obligated to accept the delivery of goods। अब आपने ओनरशिप ट्रांसफर करी तो आप ऑब्लिगेटेड हो जाओगे that you will get this goods delivered at your place। It also helps establish when the seller has fulfilled their delivery obligation under the contract। मतलब कब उन्होंने अपना डिलीवरी प्रॉमिस पूरा करा है, ओके। लीगल राइट एंड रेमेडीज के लिए भी आपको जरूरी है कि कब आप ओनर बने, ठीक है। The timing of passing of properties affects the legal right and remedies available to both parties in the event of breach of contract or dispute। Understanding this timing is crucial for enforcing contractual obligation and seeking remedies for non-performance। मैंने बोला है आपको breach of contract हो सकता है जिसमें हमारा एक कंडीशन हो सकता है, ब्रीच हो सकती है, वारंटी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आपको पता ही नहीं है कि ओनरशिप ट्रांसफर कब हुई है तो आप कब उसके लिए क्लेम कर सकते हो कि कंडीशन ब्रीच हुई है कि नहीं हुई है। तो ओनरशिप से आपके लीगल राइट्स और रेमेडीज का भी पता लगता है, ठीक है। ए और बी का एग्जांपल, जो हमारे फोन का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर ए जो बी है वो कह दे कि ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुई, फोन टूट गया है, तो मैं ये फोन नहीं लूंगा, ठीक है। अगर आप ए ने बी को फोन दिया और ओनरशिप ट्रांसफर होगी, बी ने फोन गिरा दिया, गिर गया, डिस्प्ले टूट गया, भी मना कर देगा कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वहां पे आपको लीगल राइट्स पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली कब वो ओनरशिप ट्रांसफर हुई, तब वो फोन बिल्कुल ठीक था। उसके बाद कुछ डैमेज हुआ है तो बी का फॉल्ट है, ठीक है। दैट इज योर लीगल राइट एंड रेमेडीज, राइट। So that brings me towards the end of the video, and we have covered sales of good act in quite considerable depth। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट स्टार्ट कब हुआ था। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, उसके बाद सेल्स ऑफ गुड एक्ट बना, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन से स्टार्ट करा, उसके बाद हमने मेजर जो इसके एलिमेंट्स हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो सब पढ़ा। कि हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करी कि आप एक ऑफर करने वाला होगा, एक एक्सेप्टेंस करने वाला होगा, दो पार्टीज होंगी जो हमने पढ़ा था। उसके बाद कंसिडरेशन फॉर प्राइस होगा, राइट। फिर हमने पढ़ा था कि एक एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल में क्या डिफरेंस होता है, दोनों कब बनते हैं। उसके बाद हमने मेजर चीज जो पढ़ी थी दैट वाज कंडीशंस एंड वारंटीज, जो हमारी मेजर और माइनर स्टिपुलेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट में। दीज आर मेजर स्टिपुलेशन एंड दीज आर माइनर स्टिपुलेशंस इन सेल्स ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट, जिसका ब्रीच आपको डिफरेंट राइट प्रोवाइड करता है। ब्रीच डिफरेंट राइट देगा आपको, ओके। तो ये हमने कंडीशन एंड वारंटीज के बारे में पढ़ा, राइट। तो उसके बाद हमने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जो अभी हमने सारा फिनिश करा,
कि why it is important, transfer of ownership, why it is important. We covered all the reasons. राइट, सो दिस ब्रिंग्स मी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. अब समरी हमने पूरा जो है मेजर इतनी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, राइट. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड ऑन द टॉपिक्स ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, राइट. अब मेरा जितना हो सके मैं कोशिश रहेगी कि आपको पहले जो हमने टॉपिक कवर करे उनमें से क्वेश्चन करें, उसके बाद बहुत सारी लर्निंग थ्रू आउट द वीडियो होगी, जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते कुछ लर्न करेंगे, राइट. बिकॉज नॉट एवरीथिंग कैन बी टॉट इन द क्लास, एज यू नो देयर इज सर्टेन लिमिट, टाइम लिमिट होती है, वो शॉर्ट पड़ जाती है, हर चीज़ नहीं कर सकते. तो कुछ जो क्वेश्चंस है वो हम किससे लर्न करेंगे, जो कुछ जो हमारी लर्निंग्स होगी वो क्वेश्चन से आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, राइट. And if you want to create history by cracking JRF, right, so JRF क्रैक करने के लिए किस पे ध्यान लगाना पड़ेगा, पेपर 1 पे भी. पेपर 1 के बिना नहीं हो पाएगा JRF. और अगर इफ़ यू आर स्टक एनीवेयर, इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच, इफ़ यू वांट टू एनहांस योर बेसिक्स, प्रैक्टिस करना है, सब करना है, फ्री ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं हम टैलेंट ब्लेजर. एंड हाउ यू कैन क्लेम इट इज 9873907600 पे आप क्लेम कर सकते हो. पूरी ई बुक है सारी 10 की 10 यूनिट्स के लिए, इजीली अवेलेबल है एंड यू कैन क्लेम इट फॉर फ्री. ओके, एंड थैंक यू guys for rating us so exceptionally on Google Play Store. We have a app, Talent Blazer, named Talent Blazer. The link for the same is mentioned in the description below. If you haven't checked it out, go give it a check it out. And what all are available on the app, firstly you can give a mock test. Mock test is also for free. If you want to test yourself, best place out there, टेस्ट करना है अपने आप को, मॉक टेस्ट दो. एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स नॉट ओनली रिलेटेड टू यूजीसी नेट बट फॉर different streams as well. So if any of your friend is related to other things, you can check out the app, and you will be blown out by the content that we are providing. And hence we are rated so highly, 4.8 by the students, by the users, right. So thank you all for providing the tremendous support. And like the video if you are liking the content that we are making. Subscribe to the channel if you are here for the first time, and share this video with your friends and aspirants who are preparing for UGC NET paper 2 and overall for UGC NET, right. Subscribe and hit the bell icon, so whenever I come up with the new video you get notified for the same, right. Thank you all for joining. We'll meet you in the next class.